सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंतर्गत जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। दोस्तों, इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज हम इसके सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझते हुए चलिएगा। और दोस्तों, इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। गुरु के प्रति शिष्य के कोई 3 कर्तव्य लिखिए। गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य। तो यहाँ पर देखिए गुरुकुल पद्धति में जो शिक्षा होती थी वो किस तरीके से होती थी, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे गुरु जो भी कहते थे उनकी आज्ञा का पालन करते थे शिष्य। इसके अलावा शिष्य आश्रम में रह करके वहां पर साफ सफाई भी करते थे, सारा काम वो लोग खुद करते थे और सारी व्यवस्था भी, यहाँ तक कि भिक्षा मांगने की प्रथा थी, भिक्षा मांग करके उस समय जो गुरुकुल पद्धति में बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ता था, भिक्षा मांग करके भोजन का इंतजाम करना रहता था। तो इस तरीके से यहाँ पर अब गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य हैं ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद टीचर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या चीजें गुरुकुल पद्धति में सिखाई गई हैं बच्चों को कि गुरु के प्रति आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। गुरुकुल की साफ सफाई करना तथा पूजा पाठ की व्यवस्था करना, गुरु एवं गुरुकुल वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भिक्षा मांग करके भोजन इकट्ठा करते थे उस समय बच्चे। गुरु के शयन से पहले उनके पैर दबाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चों के अंदर इससे क्या होता था, सेवा भावना आती थी कि अगर वो अपने से बड़ों की सेवा करते थे तो वही सारी चीजें जो आगे की पीढ़ियां आती थी वो भी उन्हीं चीजों को देख करके वो भी क्या करती थी, उन्हीं चीजों को का अनुसरण करती थी। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था ऐसे ही जो गुरुकुल पद्धति थी ऐसे ही लगातार चलती रहती थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध कालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, जो बौद्ध युगीन शिक्षा थी इसकी क्या विशेषता थी, चलिए देखते हैं। शिक्षा प्रणाली, बौद्ध काल में शिक्षा मठों व विहारों में प्रदान की जाती थी। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध कालीन शिक्षण संस्थाएं, मठ एवं विहार, बौद्ध मठ और विहार बड़े बड़े नगरों में खुले स्थानों पर बनाए गए थे। इन मठों और विहारों के भवन बहुत विशाल थे, उनमें भव्य कक्षा कक्ष थे। गुरु एवं शिष्यों के लिए छात्रावास एवं बड़े बड़े पुस्तकालय उपलब्ध थे। इनमें प्राथमिक व उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, कलकत्ता में मदरसा किस सन में खुला। दोस्तों, कलकत्ता में यहाँ पर आप देखिए प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में अक्टूबर 1781 में खुला था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 यानी कि 1791 में जॉनेथन डंकन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था। जिसने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है उन्हें अच्छे से पता है कि मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 में प्रस्तुत किया था। और लॉर्ड मैकाले ने और क्या किया था, लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था। इसके अलावा छन्नीकरण का सिद्धांत भी हम उसी को कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और लॉर्ड मैकाले से संबंधित जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब आप अच्छे से तैयार रखिए। मैंने क्लासेस में भी अच्छे से समझाया था आप लोगों को और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बताए हैं उसमें भी अच्छे से समझाया है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले से वुड के घोषणा पत्र से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। दोस्तों, वुड ने अपना घोषणा पत्र 1854 में घोषित किया था, तो आप याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा 5 से 6 वर्ष के मध्य प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था, अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति एवं आत्मबोध करना था।
क्वेश्चन नंबर 44 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति एवं बालकों का चरित्र निर्माण करना था। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों को लिखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की दो सिफारिशें क्या हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्न वर्गों में विभाजित किया जाए, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाए, स्नातक, परास्नातक और शोध। इसके अलावा पाठ्यक्रम की अवधि इस प्रकार हो: स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 2 वर्ष, अनुसंधान कार्य कम से कम 2 वर्ष व अधिक से अधिक 5 वर्ष तक। इसी तरीके से आज की जो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी बच्चे करते हैं वो 3 साल का, उसके बाद एमए, एमएनसी, एमकॉम जो भी करते हैं वो 2 साल का होता है, और उसके बाद अनुसंधान कार्य पीएचडी करते हैं वो 2 से लेकर के 5 वर्ष तक का भी पीएचडी होता है, जिसमें अनुसंधान कार्य भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से यही जो पाठ्यक्रम व्यवस्था है विश्वविद्यालय अपने देश में आज भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गोखले विधेयक 1911 से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों गोखले विधेयक 1911 क्या, चलिए देखते हैं। गोखले बिल 1911 या 1911। गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे गोखले विधेयक 1911 की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से आप क्या समझते हैं? दोस्तों लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में आई थी। आप यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उसने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों तथा उनमें सुधार के लिए नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा करके बहुविकल्पी क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, वुड घोषणा पत्र की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों वुड के घोषणा पत्र की क्या विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कमजोर एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, व्यावसायिक व स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस तरीके से वुड के घोषणा पत्र में इन सभी बातों का जिक्र था। इसके अलावा नए नए विद्यालय और नए नए संस्थाओं को भी खोलने की बात की गई थी वुड के घोषणा पत्र में, तो ये भी आप याद रखिएगा, और स्त्री शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक युग में इस शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप गुरुकुलों में देखने को मिलता है, जिसमें गुरुओं द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात बौद्ध युग में बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या था? उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना, और इसको भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस में हमने अच्छे से सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैदिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली क्यों कहा जाता है? दोस्तों वैदिक शिक्षा गुरुकुलों में गुरु आचार्य के द्वारा प्रदान की जाती थी, इसीलिए इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली को हम क्या कहते हैं? गुरु प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता था? दोस्तों बौद्ध शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होती थी। दोस्तों हम लोगों ने सभी विषयों को आपके अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आप लोग दोस्तों प्लीज सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से क्लास अटेंड किया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग क्लासेस को अटेंड कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, जिससे आपका जो सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी बिल्कुल मजबूती से तैयार हो जाएं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी सेमेस्टर होते हैं सभी में आपको इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो सभी आपके जितने भी सेमेस्टर हैं सभी 800 नंबर में डिवाइड होते हैं, यानी कि चारों टोटल 3200 नंबर के होते हैं, चारों के चारों सेमेस्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात का आप ख्याल रखिए और सभी विषयों को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, और सभी आपके जितने भी सेमेस्टर हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होती थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, मकतब शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि मकतब शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, इसके अलावा इसका क्या अर्थ है?
मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुस्लिम शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। दोस्तों, मुस्लिम शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र है मकतब और मदरसा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। तो इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। बार बार रिपीट कर लीजिए और बार बार इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, आचार्य राम मूर्ति समिति बनाई गई थी, ये मैंने आपको बताया था, जिसने 1986 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसकी समीक्षा की थी। तो यहाँ पर आंसर में यही लिखा है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की अध्यक्षता आचार्य राममूर्ति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, वैदिक युगीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। दोस्तों, वैदिक युगीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। वैदिक युग में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए, जो कि मिथिला, तक्षशिला, कैकेय, पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, अयोध्या, कल्याणी एवं कन्नौज आदि थे। अब दोस्तों, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? दोस्तों, परिवार में बच्चों को अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है कि जब बच्चे स्कूल में उनका एडमिशन होता है तो वहां से उनकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इसके अलावा स्कूल के अलावा वो जहां से भी कुछ सीखते हैं, चाहे उनकी मित्र मंडली हो, चाहे आसपास पड़ोस के लोग हों, इसके अलावा उनके दादी दादा हो, नानी नाना हो, उनके परिवार के सदस्य हो, जो भी उनको कुछ सिखाते हैं वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने बताए हैं सब आपको समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपके कॉलेज का ग्रुप हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बना होगा बगल में घंटी का निशान, उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस नई आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सके। सभी विषयों के क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो लगातार ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहा करिए और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। दोस्तों, आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।